बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। उसमें सबसे पहले आपसे बात करनी है न्यूजीलैंड की, जिनकी टीम पहली मरतबा आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की चैंपियंस बनी है। उन्होंने साउथ अफ्रीका को फाइनल में शिकस्त दी और क्या ही ज़बरदस्त स्टोरी थी, क्या ज़बरदस्त जर्नी रहा, इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे जब आप उस पूरी कैंपेन की बात करते हैं। और ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा उन्होंने खेला और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो उनको हराना सेमीफाइनल में मेरे ख्याल से वही ऑलमोस्ट क्लोज टू द फाइनल था। लेकिन जब आप फाइनल की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड, द वाइट फर्न्स वर जस्ट टू गुड। तो इस तमाम तर कैंपेन जो रही है न्यूजीलैंड की, इसको आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली है, ख़ास तौर पर फाइनल की भी बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट किया। जिस तरीके की बैटिंग चल रही थी और एक बहुत ही अच्छा स्कोर हो गया फाइनल के लिए। और साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलायंस थी लॉरा वुल्फार्ड पर, और वो जब आउट हुई तो उसके बाद से वो जो ओवर नंबर 7 से लेकर ओवर नंबर 10 का फेज था जिसमें 3 विकेट गिर गई, वहाँ पर मुझे लगता है मैच जो है वो निकल गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो 40-50 रन का जो स्टार्ट था वो बहुत ही शानदार रहा। तो इस बारे में ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक डोमिनेंस हमें नज़र आई है। पिछले 3 वर्ल्ड कप्स वो जीत चुकी थी। ओवरऑल अगर आप उनकी वैसे बात करें तो 6 मरतबा चैंपियन रहे। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ भी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप एक मरतबा जीत गई। बट न्यूजीलैंड के लिए इसलिए स्पेशल है कि 2 मरतबा वो बहुत करीब इस वर्ल्ड कप के पहुंची, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से वो फेरी टेल जो थी वो पूरी हो गई और उन्होंने ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं। ख़ास तौर पर मैं मेली केयर की बात ज़रूर करूँगा। शी वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर आप उनकी बॉलिंग की आप बात करें, आप सुपर परफॉर्मेंस। और अभी हम शो से पहले भी ये गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने उनकी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो बचपन से उन्होंने ये ख्वाब देखा। उन्होंने स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग के अंदर भी एक आर्टिकल जो पेन करते हैं उसमें उन्होंने लिखा कि वो अपना T20 वर्ल्ड कप वाइट फर्न्स के लिए जीतना चाहती हैं, सूजी बेट्स और सोफी डिवाइन के साथ खेलकर। और एंड में मेरे ख्याल से आप स्कूल के अंदर एक आर्टिकल लिखें और उसके बाद आप उसको रियलिटी में तब्दील करें, ये एक शानदार स्टोरी है जो मेरे ख्याल से सारी जनरेशन को इंस्पायर करती है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उसके बाद उनके वालिद जो है उनको नेट में लेकर गए और उन्होंने ऐसे ही इमेजिन किया कि वो न्यूजीलैंड की टीम के लिए खेल रही हैं, आई थिंक बहुत ही शानदार एक स्टोरी है। इसको ज़रूर हम गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे और आपसे तमाम तर इस वर्ल्ड कप कैंपेन में जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वो भी शेयर करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है आईसीसी की बोर्ड मीटिंग, जिसमें शिरकत के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए हैं, जहां वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। और रवानगी से कबल उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया। तो काफ़ी ज़्यादा कैंपेन जो है वो अब तेज़ हो चुकी है। कुछ ही महीने रहते हैं जब आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं और ये मीटिंग बड़ी अहम होने वाली है, तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान वाइट बॉल कौमी टीम के कप्तान के लिए जो अभी तक एक अनाउंसमेंट मुतवक्के है। बार बार हम हर शो के अंदर कुछ नाम आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ ज़राए का ये कहना है कि शायद मोहम्मद रिजवान का नाम बाकायदा तौर पर फाइनल कर लिया जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट आने वाले चंद दिनों में हम शायद देख सकते हैं, लेकिन इसको कंफर्म नहीं कर सकते। बहुत सारे नाम जो हैं वो इस दौड़ में रहे हैं। ये ज़रूर लगता था कि मोहम्मद रिजवान एक प्राइम कैंडिडेट हैं, लेकिन सलमान अली आगा का नाम भी कुछ सोर्सेज से आता रहा और अब फैसला तो अभी तक नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने कहा कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, जब तक बाकायदा तौर पर फैसला नहीं लिया जाता तब तक हम कह नहीं सकते कि कौन पाकिस्तान की वाइट बॉल कैंपेन का कप्तान होगा। और ये बड़ा ज़रूरी भी इसलिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, ऑस्ट्रेलिया का भी टूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइन में, जिससे पहले कप्तान की अनाउंसमेंट बड़ी ज़रूरी है। और फिर ऑब्वियसली जो भी नए कप्तान होते हैं उनको भी टाइम चाहिए अपनी बाकायदा तौर पर हिकमत अमली बनाने का, तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच की, जो कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होना है। पिच को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, एक तस्वीर भी शेयर की गई जहां पर पिच को बाकायदा तौर पर हीटर्स और फैन के जरिए कहा जा रहा था कि और ड्राई किया जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि पाकिस्तान अब जिस तरीके से दूसरे टेस्ट मैच में वापस आया है, उससे कॉन्फिडेंस या जो बैलेंस है वो पाकिस्तान की तरफ है। तो पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल से एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं और ये सीरीज़ भी होम पर जीत जाएंगे। और मेरे ख्याल से एक आपको इस तरह की एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो साजिद से मिली है, नुमान से मिली है, कामरान गुलाम की इनिंग से मिली है, सलमान तो वैसे ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी विक्ट्री जो है वो टीम को एक बार फिर मुतहद कर देती है और एक नया कॉन्फिडेंस जो है वो टीम में नज़र आता है। तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान की तीसरे टेस्ट मैच में क्या हिकमत अमली होगी, पिच कैसे बिहेव करेगी, क्या हम एक बार फिर, मुझे लगता यही है कि स्पिनर्स को
लेकर जाएंगे, वहीं से हम डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड कैसे कमबैक करता है ये भी बहुत ज़रूरी है, उन्होंने भी रीग्रुप करना है, तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे इस्लामाबाद में 3 रोज़ा मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 4000 के करीब तालबात जो थे वो शरीक हो रहे थे और एक बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल था। इसमें टैबलोज पेश किए गए, जबकि मुख्तलिफ खेलों के शानदार मुकाबले भी देखने को मिले। और मेरे ख्याल से जब आप स्कूल लेवल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो बड़ा अहम किरदार जो ग्रास रूट लेवल्स हैं वो यही हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक शानदार फेस्टिवल था जिसमें भरपूर मौका दिया गया इन तमाम स्टूडेंट्स को कि वो इसमें हिस्सा ले सकें। उसके बाद आपसे बात करनी है इंडोनेशिया में होने वाली एशियन ओपन टाइकोंडो चैंपियनशिप की, जहाँ पर पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी जो है वो अपने नाम की है। पहली पोजीशन हासिल कर ली है। कौमी टीम के मजमूई तौर पर सोने के 3, चांदी के 3 और कांसी के 2 तमगे हैं। इवेंट में 21 ममालिक जो हैं वो शरीक हो रहे थे। तो पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन की अगर बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त काम वो कर रहे हैं इन तमाम एथलीट्स के साथ और बहुत ज़बरदस्त ये विक्ट्री है। ख़ास तौर पर जो करीमी हमारे कोच हैं उनको भी क्रेडिट देना होगा। उन्होंने हमेशा की तरह इस टीम के साथ बहुत सारा वो काम करते रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस इस टीम के साथ रखा है। बहुत अरसे से इस टीम के साथ हैं यूसुफ जो हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही है टाइकोंडो में पाकिस्तान के लिए। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं, शी इज़ बैक फ्रॉम द वर्ल्ड कप फाइनली, और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खुर्रम आप? बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सना आपसे आगाज़ करते हैं। आपने तो बड़ा करीब से देखा है ये वर्ल्ड कप, बड़ा शानदार रहा है, बड़े अप्स एंड डाउन्स। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का फाइनल तक ना पहुंचना तो एक बहुत ही बड़ा अपसेट था, लेकिन क्या कहना चाहेंगी न्यूजीलैंड की कैंपेन के बारे में? सबसे पहली तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मुबारकबाद इनको देंगे। और सूजी बेट्स, सोफ़ी डिवाइन, तहूहू, इन तीनों के साथ मैंने खेला हुआ है और ना सिर्फ ये बहुत उम्दा प्लेयर्स हैं पर बहुत ही ज़बरदस्त इंसान भी हैं। इसलिए मेरे ख्याल से पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी जो थी वो बड़ी खुश थी, बिकॉज़ ये वो ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व करते थे कि वर्ल्ड कप इनके पास ज़रूर हो। बहुत ही ज़बरदस्त एम्बेसडर्स हैं ये क्रिकेट के। और सबसे ज़्यादा मैंने बहुत सी किस्से बताए हैं कि ये लोग किस तरह हर मुश्किल मोमेंट पे वो हमेशा रीच आउट करते रहे, चाहे वो हम कटक में जब मैचेस खेल रहे थे या अभी फातिमा सना की जैसे फादर वर्ल्ड कप के दौरान पास हुए। तो ये इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है और इसीलिए न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा पसंद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सूजी बेट्स खुद 37 ईयर्स की हैं, सोफ़ी डिवाइन 35 की हैं, तहूहू भी इसी तरह 34 की हैं। तो ये एक सीखने वाली बात है कि इन्होंने अपने सीनियर प्लेयर्स को बड़ा मौका दिया। 2022 में या 21 में जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तो बहुत बुरी तरह इनका जो होम पे वर्ल्ड कप था, जो मेरा पहला एज अ कमेंटेटर वर्ल्ड कप था, वो बड़ी बुरी तरह ये लोग फ्लॉप हुए। पर कोई पैनिक बटन नहीं दबा, कोई सीनियर्स को हटाया नहीं गया, इनको मज़ीद बैक किया गया, मज़ीद फैसिलिटीज़ दी गई, मैच फीस इनकी लड़कों के बराबर की गई और आज आपको वो रिज़ल्ट मिलता है। तो जब आप अपने प्लेयर्स को मैच्योर होने देते हैं और आप उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा देते हैं, ये बहुत बड़ा फ़र्क था इनकी टीम में कि किसने खेलना है, कौन से ओवर में। कप्तान ये डिसीजन ले थी क्योंकि सोफ़ी डिवाइन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैप्टन है। तो ओवरऑल बहुत आउटस्टैंडिंग था। साउथ अफ्रीका का मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी, जिस तरह का मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला और ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया। तो ये भी देखने को मिला कि जो सबसे हेविली इन्वेस्टेड टीम्स थी जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सर फहरिस्त है, फिर इंडिया है, फिर आपके पास इंग्लैंड है, वो तीनों सेमीफाइनल में ही बाहर और या उससे पहले ही बाहर हो गए। तो ये एक बड़ा रिफ्रेशिंग चीज़ थी कि नया एक चैम्पियन मिला। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों के लड़कों ने भी आज तक वर्ल्ड कप्स नहीं जीते और लड़कियों ने भी T20 तो नहीं जीता हुआ था। उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड की लड़कियां जीत चुकी थी 2000 में। तो इस लिहाज से बड़ा एक रिफ्रेशिंग था कि एक फ़र्क, नया चैंपियन आपको देखा। और बड़ा ज़बरदस्त ब्लेंड भी रहा। हमने देखा जो आपने एक्सपीरियंस की बात की, मेरे ख्याल से जिस तरीके से यूथ को बाकायदा तौर पर मौका दिया गया और फिर वो सिनर्जी बहुत मज़े की रही है क्योंकि और इसके फैक्टर ये होता है जब आपके सीनियर प्लेयर सिक्योर होते हैं अपनी जगह पर और बोर्ड उनको अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है और उनको बैक करता है, तो वो हमेशा जूनियर्स होंगे, उनको बहुत अच्छी तरह से डेवलप करेंगे और उनको अपने साथ लेके चलेंगे। हंस रही थी, खुद ही कहती हम ग्रैंड मदर्स हैं इस टीम की तो मदर से भी ऊपर वो चले गए। तो यही रोल होता है फिर आपका कि जब आप
खुद एक अच्छी पोजीशन में होते हैं, आप एक जब आपका ख्याल रखा जा रहा होता है तो आप भी ज़्यादा बेहतर दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। और इसीलिए हमने देखा है मीलिया कर वगैरह जितने भी ये यंगस्टर्स हैं ये चाहते थे कि इनके लिए वर्ल्ड कप जीता जाए, तो बहुत खुशी हुई देख के और बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बिल्कुल, अमीलिया तो मेरे ख्याल से ओवरऑल वर्ल्ड कप में मेरी फेवरेट प्लेयर रही हैं ज़ाती तौर पर। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, इतनी ग्रिट और डिटर्मिनेशन, और आप बाज़ औक़ात बॉडी लैंग्वेज भी जज कर रहे होते हैं, वो पता चल रहा था कि वो कितनी इन्वॉल्व्ड हैं अपनी एक एक डिलीवरी के साथ जो वो करा रही थी। मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार कैंपेन उनके लिए भी रही है ज़ाती तौर पर। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? शानदार कामयाबी ज़रूर है और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, लेकिन मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की क्रिकेट के स्ट्रक्चर को हम जितना अप्रिशिएट करते हैं वो आए दिन हमें एक नई वहाँ पर चीज़ मिलती है जिसको हम देखते हैं कि यार कितनी ज़बरदस्त सिनर्जी है आपस में। सिर्फ एक चीज़ मिस की, हाका डांस नहीं था। आपको पतंग का बड़ा मशहूर है न्यूजीलैंड का, लेकिन अगर इससे पहले अगर बात करें आपको T20 में इनका जो रिकॉर्ड था इस साल, अगर 13 T20 मैचेस खेले थे वर्ल्ड कप से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक जीते थे अगर मैं गलत नहीं। कप्तान बड़ा बुरा इनका रिकॉर्ड था। और जिस वक्त ये न्यूजीलैंड टीम आई भी थी वर्ल्ड कप के अंदर, आपको याद हो पहला मैच कोई एज सच इनका एग्रेसिव नहीं था, तो मैंने कहा शायद मुश्किल है इनका आगे जाना, क्योंकि पहला सॉरी इंडिया वाला, सॉरी दूसरा मैच इनका मुझे याद है, तो थोड़ा सा मुझे था कि शायद ना करें। लेकिन हैट्स ऑफ सोफी डिवाइन आपको देना पड़ेगा, जो कि एक्सपीरियंस वो कैरी करती हैं। फिर आपको पता है कि हमेशा जब भी उनके ऊपर कैमरा लगा है, हमेशा कमेंटेटर्स ने उनकी बात की है कि व्हाट इम्पैक्ट प्लेयर शी मीन्स। और आपको नज़र भी आया कल जिस तरीके से वो टीम को लेके चलती हुई आई हैं इसके अंदर, क्योंकि मुश्किल ग्रुप था, आसान ग्रुप नहीं था उनका। आपको पता ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर मौजूद था, इंडिया मौजूद था, ग्रुप ऑफ डेथ था ये प्रॉपर तरीके से। उसके अंदर से टीम को ऊपर लेके आना। फिर एक अच्छी बात जो कप्तान ने भी कहा कि आपको दो नए चैंपियंस बने। अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका की, बात करें न्यूजीलैंड, दो नई टीमें थी यहाँ पर। काले बकरे, फिर मुझे आज याद आ गए वुल्फहार्ट के लिए मुझे थोड़ा सा फील होता है, क्योंकि उनके फेस से भी एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। ऑब्वियसली जब आप एक फाइनल खेलते हो तो व्हाट इट मींस। अच्छा, बैक टू बैक हो गया ना, मेंस टीम वहां पर रनर अप रही, वुमेन्स टीम यहाँ पर रनर अप रही। पिछली T20 के अंदर भी वो, तो वो मैंने कहा ना, फील आपको पेन फेस से नजर आपको आती है। लेकिन मुझे स्टिल मैं कहता हूं कि न्यूजीलैंड डिड विन, बट साउथ अफ्रीका वो ब्रिलियंट इन दिस टूर्नामेंट। आपको उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। कुछ मामला मुझे पता है कि वुल्फहार्ट पे बहुत ज़्यादा रिलायंस तो थी टीम की, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो कैरी करती है, लेकिन दे हैड डन द बेस्ट। लेकिन कांग्रेचुलेशन सोफी डिवाइन, आई गेस अब पीसफुली रिटायर हो सकती हैं। ये एक वो फौरन हम उससे ज़रूर कनेक्ट कर देते हैं। बट खुरम, क्या वजह है कि न्यूजीलैंड का स्ट्रक्चर हमेशा से इतना ज़बरदस्त रहा है, और कंसिस्टेंसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिस तरह सरा ने भी निशानदेही की कि जैसी भी कैंपेन्स रही हों उन्होंने अपने सीनियर प्लेयर्स को पूरा मौका दिया है, और एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नहीं, देखिए मेल और फीमेल क्रिकेट में दोनों को, स्पेशली मैं 92 से आप देख लें, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अब मॉडर्न डे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंप्रूव किया है। खासकर T20 के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। देखिए ऑल क्रेडिट आर गोज़ टू, जिस तरह सोफी डिवाइन उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। और मैं जिक्र भी करना चाहूँगा अमीला कर का। हालांकि हम यहाँ की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि उन्होंने फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दी, ऑलराउंडर और ओवरऑल जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुई। इससे पहले भी जब इन्होंने अपना डेब्यू किया था 2018 में, तो ये यंगेस्ट वुमेन और मेल में प्लेयर थी जिन्होंने डबल सेंचुरी की थी, 232 रन किए थे, वो भी इनके एक रिकॉर्ड है। और दूसरा ओवर स्ट्रक्चर के हवाले से देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि वहाँ इंप्रूव स्ट्रक्चर है। फिर वहाँ की अगर आबादी के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी लिमिटेड आबादी है, खासकर वहाँ के डायनेमिक्स देखा जाए न्यूजीलैंड। फिर वहाँ की जो विकेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि फास्ट सपोर्टिंग विकेट्स होती हैं बाउंस से, तो इसलिए इनको जो ये मिडल ईस्ट में आते हैं तो ईजिली ये खेल सकते हैं। इसमें एक फैक्टर थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं कि जो एवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट है, हमने इस फाइनल में भी देखा कि वो एक 150 बेंचमार्क बन गया है कि आपने 150 क्रॉस करना ही करना है। 150, 170 बड़ा नॉर्मल होता जा रहा है वुमेन्स क्रिकेट के अंदर। देखें स्पेशली आप देखें ना, शुरू के ये पावर प्ले को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। खासकर मैं ये 4-5 टीम को नाम लेना चाहूँगा। इंडिया की टीम हो गई, आपकी साउथ अफ्रीका की हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, फिर आप न्यूजीलैंड को देख लें। जिस तरह से शुरू के पावर प्ले में जाके थोड़ी सी ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे के अप्रोच के रन वगैरह करते हैं। और फिर जो मिडल्स ओवर्स हैं उनको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं, सिंगल डबल्स लेते हैं, एक आध बाउंड्री लगा देते हैं, फिर डेप्थ और में जाके हिटिंग करते हैं। और पाकिस्तान की टीम जो है ना यहाँ लैग करती रही। हालांकि इस चीज़ को अगर वो इस फॉर्मेट को अगर अपनाए तो पाकिस्तान भी ईजिली 150, 160 पे जा सकता था, जिस तरह से दूसरी टीमों ने किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपने एक अच्छी बात की कि हम जहाँ पर लैग करें, मेरे ख्याल से हमारा पहला पावर प्ले मिडल ओवर्स हमारी, तो खैर हम बात डिटेल में करेंगे, लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट क्योंकि हम अब सब्जेक्ट है ही, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर कमेंट कर दें कि अब स्ट्रक्चर वाइज हमें क्या चीज़ें बेहतर करनी होंगी। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि हमारी तैयारी शायद इतनी नहीं होती और रिजल्ट शायद इतने मैटर नहीं भी करते, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा रिलायंस होती है। तो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट ने अब अगर उस लेवल को मैच करना है तो फिर क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं,
किस तरफ हमें चीज़ों को लेकर जाना पड़ेगा ताकि हम उस इम्प्रूवमेंट की तरफ आ सकें? देखिए इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, देखिए क्रिकेट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा वुमेन क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। रिसेंटली मैं आपको बताया था कि 3 माह पहले जो बीओजी की मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर इनका जो बजट भी इंक्रीज़ कर दिया गया था। और रिसेंटली आपको पता है कि ऑनगोइंग T20 चैंपियनशिप विमेंस की हो रही है लाहौर के अंदर, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। उससे पहले भी यहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट हुई है। फिर रीजनल क्रिकेट में भी आपने देखा है काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट आए और टूर्स वगैरह भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हो रहे हैं। और देखिए आपके फर्स्ट टाइम जो है इन द हिस्ट्री ऑफ विमेन क्रिकेट जो है 85 प्लेयर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, एक खुशाइन बात है। और जहाँ तक देखें आपकी कोचिंग स्टाफ भी काफ़ी चेंज होता रहा है, पिछले टर्नओवर में भी देखा है, स्टेनओवर में देखा है। हालांकि अभी आगे देखा जाए तो मॉडर्न डे के हवाले से काफ़ी अच्छी नॉलेज रखने वाले कोचिंग स्टाफ भी था। थोड़ा सा पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट रहा कि जो जिस तरह से इनको दिए गए थे अपना प्लान्स वगैरह उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। अगर इंप्लीमेंट करता तो इस वक्त पाकिस्तान के डिफरेंट रिजल्ट्स। और मेरे ख्याल से कप्तानी भी अभी यंग है, बड़ा लंबा अरसा है फातिमा सना के पास भी, अगर उनको वो बाकायदा तौर पर कंसिस्टेंसी दे दें तो अच्छी कप्तान पाकिस्तान देखिए इस चीज़ में थोड़ा सा इख्तलाफ है। अगर देखें इनको कप्तान बनाना था, फातिमा सना को 2-3 सीरीज़ पहले बनाना था। देखें निदा डार्दो कंटिन्यूसली आपको पता है कैप्टनशिप करती हुई आ रही थी और एकदम इतने बड़े टूर्नामेंट में आपने फातिमा सना को मौका दे दिया। अगर आपने उनको ग्रूम करना था तो 2-3 जो इवेंट्स हुए थे आयरलैंड के हवाले से, इंग्लैंड के हवाले से, तो उस वक्त आप उनको चांस देते हैं एज ए कैप्टन खेलती, या साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी, ताकि वो ग्रूम होकर जाती तो आपको रिजल्ट डिफरेंट नजर आते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सना, इसमें एक जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ मुझे कल के फाइनल में लगी वो न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी। ना सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट्स पर जिस तरीके से कैचेस लिए गए, मैं बाकायदा तौर पर देख रहा था कि ऑलमोस्ट मार्क किया हुआ था। दे रियलाइज कि ऑस्ट्रेलिया के मेजॉरिटी ऑफ रन्स सेमीफाइनल में स्क्वायर ऑफ द विकेट आए, तो बॉल अच्छी डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डिंग देखी गई। फिर कवर्स को थोड़ा सा ज़रा ऊपर रखा गया हाफ के अंदर, वहाँ पर कैचेस लिए गए, तो फील्डिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। देखिए टोन सेट किया सूजी बेट्स ने और प्लिमर जो अंडर 19 की उनकी प्लेयर हैं जो अब ओपन करती हैं, इन लोगों ने बैटिंग से इतनी ज़बरदस्त टोन सेट कर दी थी कि ऑलरेडी साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर तो ज़रूर था। और दुबई स्टेडियम में हमने देखा कि इतने कैचेस ज़िंदगी में छुट्टे मैंने नहीं देखे। पाकिस्तान की भी एक मैच में बहुत ज़्यादा छुट्टे, उसके अलावा अगले ही मैच में इंग्लैंड ने 5 कैच छोड़ दिए। तो थोड़ा सा लाइट्स का भी एक फैक्टर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी शायद डिफरेंट है, थोड़ा सा कुछ फ़र्क ज़रूर था जहाँ पर सारी टीम से इतनी ज़्यादा गलतियाँ हो रही थी। तो उसमें रहते हुए जिस तरह की फील्डिंग की है उन्होंने, और वो वही होता है जब हर प्लेयर टर्न ऑन होता है और वो कहता है कि बस मैंने ये करके जाना है यहाँ पर। तो आई थिंक वो चीज़ एक नज़र आई कि बहुत एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन का नज़र आया इनकी तरफ से। और फील्डिंग में ही मेन डिफरेंस लाना था। जिस तरह के बैटर्स साउथ अफ्रीका के पास भी मौजूद थे, अभी क्लोई ट्रायन पूरी तरह उनको मौका नहीं मिल सका और फिर भी उसके बाद भी करीब पहुंचे, लेकिन मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग जो इम्प्लीमेंटेशन थी, जो प्लानिंग थी, जबकि इतना पूल ऑफ प्लेयर नहीं है न्यूजीलैंड के पास और पिछले 2-3 सालों से बहुत डिप आया था इनकी परफॉर्मेंस में। पर जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है, वही बात है कि कम पॉपुलेशन में, कम कंपटीशन के अंदर रहते हुए भी, क्योंकि फिर कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन है और फिर जितने लिमिटेड प्लेयर्स हैं उनको बैकिंग बहुत अच्छी है, उनका लुक आफ्टर बहुत अच्छा है, वो सारी लीग्स खेलती हैं, उनको लड़कों जैसी मैच फीस दी जाती है, न्यूट्रिशन वगैरह उनकी बहुत अच्छी है, आपकी रिकवरी, फिजियोज, डॉक्टर्स वो अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी टीम को बनाती है। हमारी टीम के साथ अनफॉर्चुनेटली फातिमा सना ने आई थिंक जो थोड़े से अरसे में अचीव किया है वो बहुत से लोग बहुत लंबे अरसे में नहीं कर सके। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, फिर उनके वालिद फौत हुए, फिर वापस आके मैच खेला, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। पर बात वही है कि अगर आप उनको सपोर्ट करें, वो बजट तो अप्रूव हो गया, पर अब तक लड़कियों को इस साल के जुलाई से लेके अब तक की तनख्वाह नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उसके बावजूद वो लोग वर्ल्ड कप खेलने गए और वहाँ पर परफॉर्म किया। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट के लिए, पर आप खुद सोच लें, आपको 4 महीने तनख्वाह ना मिले या हम में से किसी को ना मिले तो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल। और प्लानिंग की भी जहाँ तक बात है, वो भी है कि कप्तान को, चाहे वो यंग कप्तान हो, चाहे वो सीनियर कप्तान हो, उसकी से क्रिकेट में होती है। जब भी किसी टीम ने प्रॉस्पर किया है, उसका कैप्टन स्ट्रांग नज़र आया है। जो क्रिकेट है वो कप्तान की गेम है, ये फुटबॉल नहीं है जहाँ पे मैनेजर और कोच जो सारे फैसले कर लेते हैं। तो जब तक हम अपनी लड़कियों को हम वैसे ही डिसीजन मेकिंग देते हुए घबराते हैं, चाहे घर हो चाहे फील्ड हो, कि हम लोग लड़कियों को एम्पावर नहीं करते, तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप उनको उनकी मर्ज़ी से नहीं खेलने देंगे, गलती करके ही सीखेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ़र्क मुझे नज़र आता है बाहर की टीम्स में और यहाँ की टीम्स में,
कि कप्तान को वो एम्पावरमेंट नहीं मिलती और वही होता है आखिरी टाइम आके उनको याद आता है जी कप्तान बना दो, एक सीरीज़ के साथ उसको भेज दो आगे। तो इन चीज़ों को चेंज होना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इनको रेगुलर आपने अगर बढ़ा दिए तो एटलीस्ट दे दें, अब मतलब 4 महीने से उसको इम्प्लीमेंट कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। वक्फे की तरफ जाना है, लेकिन जाने से पहले खुरम आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, तीसरे टेस्ट मैच को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पिंडी की पिच इस बार कैसे बिहेव करने वाली है, तो आपने कुछ अंदाज़ा लगाया है? क्या वो ट्रेडिशनल वही हमें नज़र आ रहा है या क्योंकि स्पिनर से डोमिनेट कर दिया है तो इतना ड्राई हम कर पाएंगे स्क्वायर को दोबारा? देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा, स्पेशली वहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट थे मुल्तान के। वहाँ आपको पता है कि स्पिन ट्रैक था, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, और यहाँ देखें ड्राई करने की कोशिश की जा रही है, पर आपको अगर पास्ट में देखा जाए तो यहाँ आपको पता है कि हमेशा से फास्ट बॉलर ने डोमिनेट्स किया है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा क्या है कि पाकिस्तान की टीम में लास्ट टाइम जिस तरह से अगेंस्ट बांग्लादेश था उस तरह हमारे स्पिनर जो अबरार वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे, पर इस वक्त बहुत अच्छे एक फॉर्म में, स्पेशली आपके नोमान अली और दूसरे साजिद खान जो है, तो इनसे काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट किया जाता है। दूसरा मैं आपको ऑफ एयर भी कह रहा था कि इस वक्त जो है सबसे मेन जो वाइटल फैक्टर होगा आपका टॉस होगा। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो सबसे वो आपका टोटली चेंज सिनेरियो होगा। बिल्कुल, टॉस बड़ा अहम होने वाला है। टॉस बड़ा अहम होने वाला है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। मुसद्दक़ा मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी आइनी हक है। खबर चाहे सियासी हो, मुआशी हो या फिर समाजी, पस पर्दा हकायक जाने बगैर कोई तज्जिया हतमी नहीं। आज की डिजिटल दुनिया में खबर की रवायती तशहीर अब मुमकिन नहीं। ऐसे हालात में हम पहुंचाएंगे आप तक खबर के असल मुहर्रिकात और निशाना बनाएंगे उन क्यासराइयों को जिनकी धूल हकायक पर पड़ी रहे। सियासत टुनाइट अमीन हफीज और रिजवान रजी के मुनफरिद अंदाज में शमाइला चौधरी के साथ। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्सा। डेंगू बुखार से बचाव के लिए एहतियात लाज़िम। अपने घर और दफातर को मच्छरों से महफूज रखें। दरवाजों और खिड़कियों पर जालियां लगाएं। छतों की टैंकियों और पानी से भरे बर्तनों को ढांप कर रखें। शाम और सुबह के औकात में खसूसी एहतियात करें। पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनें। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और लोशन का इस्तेमाल करें। अगर कमर दर्द, सर दर्द या जोड़ों में दर्द, जिस्म पर धब्बों की मौजूदगी, बुखार या इससे मिलती जुलती अलामत महसूस हों तो फौरन मुआलिज से रुजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 और अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिन तलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम अबू जी, बकर? थैंक यू सो मच। आप कैसे बहुत हैं? शुक्रिया, आई एम वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कुछ सवालात हैं जो हमने टेस्ट मैच की तरफ भी लेकर जाने हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूं क्योंकि कप्तान बहुत अरसे बाद आई हैं, तो एक और ज़रा अपसेट था इस वर्ल्ड कप के अंदर जो मुझे लगा अपसेट है। ऑस्ट्रेलिया तो सेमीफाइनल में बाहर हो ही गई, लेकिन इंग्लैंड की कैंपेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंग्लैंड की कैंपेन अगर हम देखें तो उसमें वो जो किलर इंस्टिंक्ट वाला फैक्टर है वो नज़र नहीं आया। थोड़ा सा कंप्लेसेंसी और एरोगेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि
अगर हम इंग्लिश कमेंटेटर से भी मैं बात कही थी कि देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ ने उनको आखिरी मैच हरा दिया तो वो बाहर हो गए, पर इन रियलिटी मेरे नज़र में ऐसा था नहीं, क्योंकि एंड पे नेट रन रेट पे बात आई। अगर आप इंग्लैंड का मैच स्कॉटलैंड के अगेंस्ट देखें, अगर आप इंग्लैंड का मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट देखें, जो कि कदरे हल्की टीम्स थी, उसके अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट इंग्लैंड की नज़र नहीं आई। उसमें उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आप ऑल आउट जाएं, क्योंकि उनके जहन में भी नहीं था शायद कि वेस्ट इंडीज़ उनको हरा सकता है। तो साउथ अफ्रीका से एक मैच क्लोज गया, पर बाकी दोनों मैचेस के अंदर ये लोग अपना रन रेट बेहतर कर सकते थे, दूसरी टीम को कम रन्स पे आउट कर सकते थे। तो जो एक क्लीन क्रिकेट होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया अक्सर आपको पता है खेलता है, या इंडिया भी नज़र आता है कि वो भी इस तरह की खेलता है, न्यूजीलैंड में भी वो वाली क्लियर इंस्टिंक्ट इस दफ़ा नज़र आई, या साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से स्कॉटलैंड को 80 रनों से हरा दिया, वो वाली चीज़ नज़र नहीं आई इंग्लैंड की तरफ से। तो फिर ये हुआ कि जब फाइनली वेस्ट इंडीज़ से सामना हुआ उनका, तो वहाँ पर एक मैच तो आपका बुरा हो सकता है वर्ल्ड कप में, तो उसी मैच की वजह से आप बाहर हो गए। पर मेन उनका भी रीज़न ये है कि जब उन्होंने सिलेक्शन की है तो वहाँ पर T20 स्पेशलिस्ट को जब दिमाग में लाया तो उसमें टेक्निक को कॉम्प्रोमाइज़ किया। इनके बहुत से बैटर्स ऐसे हैं जिनकी जो टेक्निकली इतने अच्छे नहीं हैं, तो जहाँ पे अच्छी पिच होती है वहाँ तो ये लोग रन्स बना लेते हैं। जैसे हम जितनी भी अब फ्रेंचाइज क्रिकेट देखें तो वहाँ पर हर कोई चाहता है बाउंड्रीज लगें, तो बिल्कुल फ्लैट विकेट्स बनाई जाती हैं। पर जहाँ पर UAE आ जाता है, जहाँ पर कहीं पे थोड़ा फंस के भी बॉल आता है, स्पिनर्स भी ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे आपको टेक्निकली अच्छे बैटर्स चाहिए, तो वो एक्सपोज हो गए इनके इस दफ़ा। अगर देखा जाए कि उस तरह की बात नहीं रही इनके बैटर्स की, तो मेरे ख्याल से वो एक मेन रीज़न था। और फिर हैदर नाइट का इंजर्ड होना, और वही बात थी कि जब आपने सीनियर्स को बिठा दिया, जैसे टेमी बोमाउंट बहुत अच्छी इनकी प्लेयर है, विंडफील्ड हैं, इन लोगों को इन्होंने स्क्वाड से बाहर किया, तो जैसे ही हैदर नाइट इंजर्ड होती हैं तो इनके पास रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। तो इसीलिए जो सीनियर और यंगस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, वो कहाँ से आपकी टीम का बैलेंस आउट करता है, वो एक बहुत जो डेलिकेट मामला होता है, वो सारी टीम्स उसको सही तरीके से कर नहीं पाती। बिल्कुल ऐसे ही है पिचेस के मामले पे, क्योंकि अब जिस तरह सना ने कहा कि जब वो अच्छी पिचेस फ्रेंचाइज में मिलती हैं, हमारे पास भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है, तो मेरा जहन शायद यही जा रहा था कि नेट से बेहतर है कि उनको कोई ऐसी जगह पे भेजें जहाँ पर पिच इतनी साजगार हो, तो शायद उनके रन्स बहाल हो जाएं। पिंडी विकेट पर तो मैं खैर आने लगूँ। अबू बकर, क्या खबरें हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले भी अवैस बात कर रहे थे और ड्यूरिंग द ब्रेक भी बात हुई कि कितना स्क्वायर को हम ड्राई कर पाएंगे, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने दूसरे टेस्ट मैच को डोमिनेट किया है, बाज़ औक़ात मेरे ख्याल से ऐसी जीत ज़रूरी होती है टीम को मुतहद करने के लिए। तो अब एकदम से शायद लग यही रहा है कि सेंटर ऑफ बैलेंस पाकिस्तान टीम की तरफ। जिस तरह की पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही थी, तो दूसरा टेस्ट मैच तो ऐसे लग रहा था इट वाज जस्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि पाकिस्तान का मोमेंटम जो है ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब लेकिन साथ एक ये बात भी है कि अगर हम पिंडी की पिच के हवाले से बात करें तो ऐसा लग रहा है वी आर जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप, क्योंकि इट्स किसी भी तरह भी वो 6 डे की टेस्ट मैच की विकेट नहीं बन सकती। आप उसको जितना भी ड्राई करने की कोशिश करें, आप स्क्वेयर्स भी जितने ड्राई कर लें, लेकिन एक ये ज़रूर यहाँ पर एक फैक्टर मौजूद होगा कि अगर आप तो इस डेक को फ्लैट करने में कामयाब होगे और आपका जो टॉस है वो भी आपके अगेंस्ट चला गया, तो ये बड़ा चीकी हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो एट टाइम शायद इनको ऐसा करना पड़ेगा कि तीसरे स्पिनर की जगह एक और सीमर ऐड करना पड़ेगा, जस्ट टू बैलेंस जो है ना उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ऑन द अदर साइड, फ्लिप साइड पे ठीक है दूसरा टेस्ट मैच हारी है, लेकिन उनकी टीम ज़्यादा बैलेंस है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, उनके बैट्समैन भी देख लें, ऑलराउंडर्स देख लें, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर लैग कर रहा था। हम 3 स्पिनर्स के साथ तो चले गए, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं थी हमारे प्लान में। जाहिद महमूद को आपने अगर देखा हो कि इतने ज़्यादा ओवर्स उन्होंने नहीं कराए, इतने ओवर्स तो आप शायद सलमान आगा से भी, साम अयूब भी एट टाइम्स बॉलिंग करा लेते, तुम करवा सकते थे। तो बैलेंस को आप मेंटेन करने के लिए कहा था सीमर और ऐड करना पड़ेगा आपको, स्पेशली रावलपिंडी की पिच में, क्योंकि नेचुरल फ्लेवर उसका हमेशा से ग्रीन टॉप रहा है। और हमारी भी शायद एट टाइम्स रिसेंट पास्ट में ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान ग्रीन टॉप विकेट्स बनाने की कोशिश करे, और हम समझते थे कि हमारी ये स्ट्रेंथ बॉलिंग ही है, फास्ट बॉलिंग है। तो अब उसको जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि ये कितनी ड्राई करने में कामयाब हो जाते हैं। बड़े हमने देखा कल कमर्शियल फैंस भी और हिटर्स यूज़ किए जा रहे थे, थोड़ा सा एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का ये एक वहाँ पे हमें नजर आया तरीका, क्योंकि पुराने दौर में ऐसा नहीं किया जाता, थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं कि ये किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। बिल्कुल, वैसे हेलीकॉप्टर वाला दौर आपको याद जरूर आया होगा, मतलब आपने कितना एक ड्राई करना है उस पिच को। लेकिन यार ये जिस तरह, हाँ, लेकिन अबू बकर बड़ी एक अहम बात कर रहे हैं, और वो यही है कि अगर आपको दूसरे एंड से चार्ज आता है, जो कि नहीं आ सका बिकॉज ऑफ द पिच जो मुल्तान में थी और क्योंकि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, तो फिर हमारा प्लान बी जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अक्सर प्लान बी होता नहीं है। देखिए, टॉम हेमिंग इस वक्त पिच क्यूरेटर मौजूद है। मैंने कहा इससे पहले दुबई स्पोर्ट्स सिटी में थे, तो मेरा उनके साथ टाइम गुजरा हुआ है दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर। चैलेंजिंग पोजीशन जरूर होती है, लेकिन एक होता है कि पिच क्यूरेटर कितनी ज़्यादा वो चाहता है ना कि आप उसको देते हो कि तरजीह यार ठीक है आपके ऊपर है, आपने विकेट बना के देनी, आपको बैकअप करना पड़ता है।
कोशिश उनकी पूरी थी, जैसे आपने अपना मुल्तान विकेट आपको चाहिए थी, मुल्तान विकेट उन्होंने करके दी। यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है, मसला ये अहमद भाई, क्योंकि यहाँ पर जो वेदर है इस वक्त है वो थोड़ा ठंडा है। आप देखें दोपहर को भी लगभग थोड़ी बहुत अपना रिलेटिवली शाम ठंडी होगी, ठंडी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसका ग्रास जो है वो ब्राउन होगा। आप वाली बात ठीक थी, ऑफ एयर पे जाके तीसरे दिन में शायद आपको टर्न नजर आए। मसला आपका यहाँ पर है सारा का सारा वो है बैटिंग ऑर्डर का। बॉलर्स आपको तो मैच जिता के दे रहे हैं, आपके बैट्समैन कहाँ खड़े हुए हैं? आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट आप देख लें, इस वक्त आपको प्रेशर के अंदर नजर आपको आ रहा है। सबसे बड़ी चीज आपको आपका कप्तान प्रेशर में नजर आ रहा है। यानी आप दो नाम निकाल दें, कामरान गुलाम और मतलब बहुत हद तक सलमान अली आगा। कामरान तो क्योंकि इस टेस्ट मैच में है, सलमान कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनके अलावा आपके बैटर्स को बड़े रन्स करते हुए नहीं नजर आ रहे। देखो ना, जब आप बात करते हो कि आपने बेसिकली सीरीज अभी जीतने जाना है, आप एक दोनों टीम इसको टाइप पे हैं, आपने जीतना है सीरीज, दैट मींस कि आपके बैट्समैन को चिप इन करना पड़ेगा। आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट फॉर्म में नहीं है। अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट चांसेस दिए जा रहे हैं। मैं इसलिए उस दिन भी कह रहा था यार, हुरैरा जैसा प्लेयर आपके पास मौजूद है, डोमेस्टिक का लड़का जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है वो अपनी होम कंडीशन में करता है। बेस्ट चांस होता है उसको यहाँ चांस दो, क्योंकि उसको बेहतर पता होता है इन कंडीशंस का। हम ज्यादती करते हैं उस लड़के के साथ, जाके बाहर चांस देते हैं, यहाँ नहीं देते हैं। आपने साइम अयूब के ऊपर अगर आप बात करें, एक इनिंग्स उसने अच्छी खेली है, दूसरे इनिंग्स की बात करूं वहां पर वो फ्लॉप होता है, कंसिस्टेंसी नहीं है। शान मसूद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे पता है लोग बात करते हैं कि डोमेस्टिक की बात करूं, काउंटी सीजन की बात करूं, बल्क ऑफ रन्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए लीड फ्रॉम द फ्रंट की जब बात करते हैं, कप्तानी पर उन पर बहुत ज्यादा आपको पता है सवाल उठ रहा है इस वक्त कि कप्तानी, क्योंकि याद है मैं स्टोक्स की बात उस दिन कर रहा था, आप स्टोक्स की कप्तानी देखो, जब अब्दुल्ला शफीक बैटिंग करने आए थे, देखो माइंडसेट गेम आपको खेलनी पड़ती है। वो कभी फील्डर को ऊपर ले रहे थे, कभी नीचे ले रहे थे, बात कर रहे थे बॉलर के साथ, आप माइंडसेट गेम खेलते हो। शान मसूद की ज्यादा मैंने हिलजुल नहीं देखी इसके अंदर। पेस पैट्री की आप बात करें, थोड़ा सा लोग एक चीज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मैं खुद भी ये क्रिटिसाइज करता हूं कि हमारे लड़कों की फिटनेस का इशू है, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बेन स्टोक्स ने एशियन कंडीशंस में कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। यहाँ की कंडीशंस हार्श हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। वहां पर वेदर कंडीशन भी डिफरेंट है। जब आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हो तो स्पाइक्स के साथ आपके जो नीचे जितनी काफ के मसल्स हैं, उन कंडीशंस के अंदर कुछ और रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ और, क्योंकि हार्ड कंडीशंस आपको यहाँ पर ज्यादा डेस्पिरेशन चाहिए होती है फास्ट बॉलर को। हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, इसलिए हम बार बार बात करते हैं ना कि यार आपको जब रोटेशनल पॉलिसी की बात होती है, अली को अब बात नाम हो रहा है कि मोहम्मद अली को शायद वापस लेके टीम के अंदर आए, जब वो परफॉर्म करता है आप उसको एकदम टीम से ड्रॉप कर देते हो। आप उस कंडीशन में फिर उस लड़के को लेके आ रहे हो जब आपको पता है डू एंड डाई सिचुएशन है। हमने टेस्ट मैच, साजिद वाली बात कर सच बात साजिद वाली बात है ना कि डू एंड डाई सिचुएशन है, आपने टेस्ट मैच हमें जिता के देना, नहीं करोगे तो तलवार लटकी हुई आपके ऊपर, शायद अगले टेस्ट मैच में फिर आपको वैसे भी दूर है टेस्ट सीरीज, आपको बाहर कर देंगे टेस्ट सीरीज। ये चीज आपको खत्म करनी है। बिल्कुल, वो गैप बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अवैस कह रहे हैं कि फिर आप इस टेस्ट मैच की सीरीज को देख लें और उसके बाद अगला टेस्ट मैच, तो वो बड़ा मैटर करता है कि उस टेस्ट प्लेयर को फिर अगला आप जो मौका है वो कब देने जा रहे हैं। बट ये कुछ वाज़ेह सवाल हैं और मेरे ख्याल से सना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद ऊपर से रन्स करना बहुत ज़रूरी हो गए। ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि शान, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पहले टेस्ट मैच में इनिंग्स खेली उसके बाद लग ही रहा था कि वो ज़बरदस्त फॉर्म में वापस आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी वो विजिबल स्ट्रगल ज़रूर है। आई थिंक मैं दोनों से एग्री करूँगी, अवैस से भी और अबू बकर से भी, कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक तो शायद फास्ट बॉलर भी खिलाना पड़े और हुरैरा का भी चांस अब यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि काफ़ी खुला चांस मिल चुका है बाकी प्लेयर्स को। अब्दुल्ला शफीक की भी बात करें तो काफ़ी उनको लंबा मौका मिल चुका है। और अब इशू ये है कि मुझे तो ये बड़ा पसंद है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो थी, सेम पिच के ऊपर मैच खिलाना। बहुत पोलराइजिंग व्यूज़ थे लोगों के दुनिया में, पर जब हम इंग्लैंड जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो अपनी मर्जी की विकेट्स बनाते हैं और हम लोग अनफॉर्चुनेटली ये कह के कि जी हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, स्पिनर ही नहीं है, हमने खुद ही अपने लोगों को डिग्रेड किया हुआ। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक लेसन मिला है हम लोगों को कि अगर हम लोग थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, हम अपने प्लेयर्स के बारे में सोचें, अपनी टीम के बारे में सोचें, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। डिफ़िकल्ट बात है, जिस तरह की हल्की सी अब नमी भी आ चुकी है मौसम के अंदर। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं तो वहाँ पर इतनी ड्राई विकेट बनानी एक चैलेंज ज़रूर होगा, पर आपको स्पिन फैक्टर को लाना पड़ेगा। आप खाली पेस और बैटिंग से अगर देखें तो इंग्लैंड की टीम को हराना मुश्किल है। हाँ, हमारे स्पिनर्स की क्वालिटी ऐसी है, अब फिंगर स्पिनर्स के पास, हमारे दोनों के पास इतनी एक्सपीरियंस मौजूद है कि वो लोग हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फैक्टर वहाँ पर ला सकते हैं। अगर खाली हम बैटिंग की बात करें तो खाली बैटिंग से इंग्लैंड तक पहुँचना एक फ्लैट विकेट पे या इवन फास्ट बॉलिंग पिच के ऊपर, वो हमने लास्ट टाइम करके देख लिया था, वो भी हमारे काम नहीं आया था जो लास्ट टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड यहाँ से जीत के गया।
तो आई थिंक ये अच्छी थिंकिंग है और इसको बैक करना चाहिए। और यही चीज़ है कि इसमें आकिब जावेद हैं या जो भी आपका थिंक टैंक है उसको आपको सराहना पड़ेगा कि अच्छा, एज अ नेशन हमें समझ बहुत लेट आती है, मतलब वही लोग जिनको हम अब लेकर आ रहे हैं, जिनकी बात सुन रहे हैं, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले अगर वो ये बातें कर रहे थे तो उनको फ्रेंचाइज का टैग लगाकर हमने दीवार से लगाया हुआ था। बस देखिए, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। कभी भी जो भी बात करते हैं उसके अंदर अगर आपका सिर्फ नेशनल एजेंडा है, आपने अपने टीम के लिए करना है, तो वो बहुत अच्छी बात है। पर हम इंसान हैं, इंसान के अंदर जो है इंटेंशन बदलती रहती है। तो आई थिंक हम सबको ऑन आवर टोज रहना चाहिए और जब भी कहीं से अच्छा फैसला, अच्छा मशवरा आए तो उसको सुन लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन कहाँ से बोल रहा है, पर अगर उसका एजेंडा अच्छा है, नेशनल एजेंडा के ऊपर बात की जा रही है और वो अच्छा सजेशन दे रहा है, तो उसको पिक करना भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट हमारे पास देयर वाज समथिंग टू सेलिब्रेट। बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा है हमारा, यूएसए से हारे वर्ल्ड कप में, वहाँ से टीम बाहर हुई, फिर बांग्लादेश से सीरीज़ हारे, फिर पहला टेस्ट इस तरह से हारे। तो एक बहुत ही मच नीडेड विन थी, ना सिर्फ इस टीम के लिए पर हम पूरी आवाम के लिए, जो बड़े मुश्किल से वापस थोड़ा सा देखने ज़रूर सोचेंगे कि चलो थोड़ा देख तो लें, वरना जैसे पिछले हम बात कर रहे थे कि लोग फ्री टिकट्स पे भी बांग्लादेश में लोगों ने पिंडी में आने से इनकार कर दिया था। तो आई होप कि अच्छा कॉन्टेस्ट हो ताकि जो आपके क्रिकेट लवर्स हैं उनको भी कुछ देखने को मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। टिकट प्राइसेस का भी ऐलान कर दिया गया था पिंडी टेस्ट मैच के लिए, तो लगता ही है पिंडी नेवर डिसअपॉइंट्स। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि हमें वो खैर फैक्टर जो है वो हल होते हुए नजर आएगा। लेकिन अबू बकर, इसमें बड़ा अहम है कि हम बैटिंग को ज़रा सिस्टमैटिकली देखें। साइम को बहुत सारे मौके दिए गए हैं, अब्दुल्ला शफीक को भी दिए गए हैं, टैलेंट पे हमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जिस तरह वैस ने कहा कि नॉट एट द कॉस्ट के हुरैरा को आप बेंच करी जा रहे हैं, जिस तरह कामरान गुलाम के साथ पिछले 3 सालों से हो रहा है। और यही होता है कि इतना यंग प्लेयर कहीं ना कहीं फिर डीमोटिवेट हो जाता है, शायद फिर वो रन्स नहीं रहते, फिर शायद वो डोमेस्टिक में वापस ऐसा ना परफॉर्म कर सके। तो आपको क्या लगता है पर्टिकुलरली जब आप साइम अयूब या अब्दुल्ला शफीक को देखते हैं? साइम अयूब का सवाल इसलिए अहम है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है कि आप उनको सिर्फ वाइट बॉल के लिए रिजर्व कर दें, रेड बॉल में आप हुरैरा जैसे लड़के को चांस दें, और फिर शान मसूद का रन्स करना कितना ज़रूरी है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और हमारी वीकनेसेस क्या हैं। दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है और स्पेशली साथ ही जब आपका ओपोनेंट इंग्लैंड हो तो इस चीज़ में और ज़्यादा क्लैरिटी ज़रूरी होती है। अभी जो हमारा पेयर है ओपनिंग पे साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक का सिंगल डिजिट में इनकी एवरेज जा रही है और कोई एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा अभी तक नहीं गया। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितने उनको चांसेस देने चाहिए थे वो उनको मिले हैं। अब उनको कितना यूटिलाइज कर सकें, उन्होंने 3 या 4 50s तो ज़रूर की, लेकिन बड़ी फिगर्स में उन नंबर्स को नहीं वो लेकर जा सके, बड़े हंड्रेड्स की तरफ नहीं लेकर जा सके। तो यहाँ पर आके क्वेश्चन मार्क्स रेज होते हैं कि क्या आपको साइम अयूब को रेड बॉल क्रिकेट में साथ कैरी करना चाहिए या नहीं कैरी करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से ही जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, आपके जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। 1 डाउन तक भी आपकी विकेट्स, क्योंकि शान खुद आ रहे हैं और वो भी इतने ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, जिस तरह कैप्टनसी स्पेशली एडेड प्रेशर के बाद उनको और ज़्यादा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। तो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेकी है। तो एट टाइम्स ये आपने बिल्कुल कहा, कमरान गुलाम ने भी परफॉर्मेंस दी, सलमान अली आगा भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जिस दिन फेल हुए तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा कोलैप्स होने को है और ये अफोर्ड हम नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। और ऐसा टाइम पे कि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सिचुएशन में है कि लोग भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान को जीत देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी हार हम देख चुके हैं कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, सेट ओपनिंग पेयर्स मेरी समझ से बाहर है कि हम या तो बनाना नहीं चाहते या जब बनते हैं हम उनको छेड़ देते हैं। इमामुल हक उस रोल में सही नज़र आ रहे थे, लेकिन चले हम मान लेते हैं चांस देना था बेंच स्ट्रेंथ को, तो आप अब्दुल्ला शफीक और साइम को ले आए। लेकिन अब मसला फिर वहीं पे आएगा, हमने माजी में भी देखा है जब कोई ओपनर नहीं था तो अजहर अली को कॉम्प्रोमाइज़ करा के रिक्वेस्ट की गई आप ओपनिंग करना शुरू कर दें। तो हम बना नहीं पाते या बनाना नहीं चाहते। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हम ज़्यादातर हम देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर में भी अगर कोई हमें बैट्समैन चाहिए होता है बैकअप के तौर पे, तो ओपनिंग डोमेस्टिक के ओपनर के परफॉर्मर को हम एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेकर आ जाते हैं। ये एक तो ये बड़ा इशू है, ये हमें देखना पड़ेगा कि राइट मैन फॉर द राइट स्पॉट होना चाहिए। और इसी तरह जैसे आपने बात की इमामुल हक की परफॉर्मेंस को कहा जा रहा था वो बहुत अच्छी दे रहे हैं, स्ट्राइक रेट इशू है। 1 डे के इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर उनको रेड बॉल से बाहर कर दिया गया और साथ ही हम फ्लेवर ऐड करना चाह रहे थे कि हम लोगों ने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, साइम अयूब को हमने ऐड ऑन किया। तो अब हो रहा ये है इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद कि पाकिस्तान को एक कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से प्रेशर मिलता जा रहा है। और फिर जो बड़ी टीम्स होती हैं, हम तो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट को सस्टेन नहीं कर पाए, तो इंग्लैंड तो आपको मौका नहीं देता बार बार विंडो में वापस आने का। तो आपको एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी और स्पेशली जो मैनेजमेंट है हमारी, जो कोचेज हैं और आपका जो कैप्टन है, उनको एक डिसीजन के ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप दोनों के अलग अलग फ्लेवर्स होंगे तो पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अब जिस तरह ये आपकी अगर सीरीज आपने जीतनी है,
लेट सपोज कि अगर आप वो परफॉर्मेंस बुरी जा रही है और हुरैरा को ले आते हैं लास्ट मैच में, तो शायद उसके साथ भी ज्यादती है कि अगर खुदा ना खास्ता वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसके ऊपर भी एक टैग लगा दिया जाएगा कि यार देखें उनको हमने मौका दिया था और परफॉर्मेंस नहीं सारा ब्लेम फिर उधर एग्जैक्टली बिल्कुल। ये माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चलता रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस जरूर की आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो उस जोन में ज़रूर नज़र आएंगे कि वो जिस तरह मैंने कहा कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं। लेकिन वैसे अहम सवाल इसलिए कि प्लेयर भी बाज़-औक़ात डिलूजनल हो जाता है, जिस तरह अबू बकर ने भी हाईलाइट किया कि यार हमने ऐसे मेकशिफ्ट एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं थी, तो हम वो ज़रा ओवर हाइप्ड हो जाते हैं एज ए क्रिकेटिंग नेशन। अब बात वही है कि साइम को अब आप इस पोजीशन में ले आए हैं कि उसके टेस्ट के करियर की तो बात हो ही रही है, लेकिन फिर आपको वनडे में भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये उस कॉन्फिडेंस के साथ वनडे में वापस आएगा या टेस्ट की बेसिस पे वनडे से भी ड्रॉप हो जाएगा, जिस तरह इमामुल हक के साथ हमने देखा। अहमद भाई थोड़ा से पहले आप चले जाओ ना, हमने एक मसला किया था, हम जो इस पे बैठ के बात भी करते हुए हैं कि हम लोग पीएसएल की तरजीह पे हमने कैप्स टेस्ट की भी फेंकी हैं। आप चेक करें ना लिस्ट के कैरियर कितने ज्यादा हैं लड़कों के हैं या टी20 कितना खेलें, तो आपको एक स्टैट आपको सामने नजर फेंकी का लफ्ज आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल हमने किया। फेंकी है बेसिकली कि भाई ये ले लो आके पाकिस्तान आप खेल जाओ, क्योंकि पता था लड़के को यार मैं टी20 के अंदर जाके लीग में परफॉर्म करूंगा, ठप्पा लग जाएगा बाहर काउंटी सीजन और लीग क्रिकेट दुनिया की है वो मेरे लिए फायदेमंद है, 4 डे क्रिकेट मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। साफ सी बात है, वो आपको नजर भी आता है। यहाँ पर एक मसला क्या है, बेशक हम यहाँ पर बैठे हैं बात करते हैं, आप हर टीवी चैनल पे बात करके देख लो ना, एक ही बंदा एक बात कर रहा होता है, वो कर रहा होता है आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट के लोगों के पीछे बैठा हुआ है। आपका जो मिडिल ऑर्डर असल जो जड़ है, जहाँ पर आप मैचेस जीतते हो, चौथी पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, कामरान गुलाम की आप बात कर रहे हो, कामरान गुलाम पे एडेड प्रेशर अब किस लिए होगा, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसने पिछली एक इनिंग्स में परफॉर्म करके दिया, दूसरी इनिंग्स के अंदर उसका बैट एंड पैड का गैप आपको नजर आ, क्रिटिसाइज नहीं करा ऑब्वियसली, हो जाता है, सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर होगा। सब लोग बात मिडिल ऑर्डर की नहीं करते। अगर आप इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अपने उठा के देख लो या टी20 क्रिकेट के अंदर उठा के देख लो, आपके पास कितने मिडिल ऑर्डर ऐसे बैट्समैन हैं जो आपको मैच जितवा के दे सकते हैं। मैं चेस की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा एक इशू टॉस का फैक्टर है आपका यहाँ पर। अगर आप टॉस हारते हो, आपको बैटिंग करनी पड़ती है दूसरी, फिर आपको जाके चौथे दिन जो आपकी दूसरी इनिंग्स होगी उस पर बैटिंग करनी पड़ती है। वहां पर पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बहुत बुरी तरीके से हमारी टीम शेकी होती है। आपकी ओपनिंग तो फ्लॉप होती है, आपका मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप होता है। आपने मुल्तान टेस्ट मैच के अंदर भी देखा है, जब दूसरी इनिंग्स आपके लिए आई, जब आपने स्कोर बिल्ड करना था, थैंक यू फॉर द स्पिनर्स कि उन्होंने आपको एक इतनी लीड दे दी हुई थी कि आपका वो एड ऑन हुआ, वरना आपकी टीम लड़खड़ा गई थी बैटिंग के अंदर, आपको साफ नजर आ रहा था। इस चीज को ओवरकम करना है। आप ज्यादती क्यों करते हो? मैंने कहा ना, एक लड़के को आप लेके आते हो, हुरैरा को बेशक आप ले आओ, लेकिन साइकोलॉजिकली कितना रिलैक्स करके उसको आखिरी मैच आप खिलाओगे। क्यों? उसको पता होगा यार ये मेरा मैच है, मुझे चांस मिला है और इसको डू एंड डाई सिचुएशन है, मैंने मैच पाकिस्तान को जितवा के देना है। वो एडेड प्रेशर के साथ अंदर जाएगा, वो रिलैक्स पोजीशन पे नहीं जाएगा। वहां पर टीम मैनेजमेंट उसको कितना रिलैक्स करके अंदर भेजती है। साइम अयूब की बात करें, साइम अयूब देखें, फ्रीक्वेंटली मैं कहता हूं कि एग्रेसिव बैट्समैन आपके टी20 के हो सकते हैं, लेकिन स्टिल जब तक उनके दिमाग से, ये कमेंटेटर्स भी बहुत दफा बात कर चुके हैं, दोनों यहाँ बैठे हैं शायद एग्री भी करें, जब तक नो लुक शॉट जो उनकी है, जो एक स्टाइल उनका बन चुका हुआ है, आप वो नहीं खत्म करोगे अपने दिमाग से, इस चीज को नहीं खत्म करोगे, 30 से मैंने 50 और 50 से 100 कैसे करना है, आप लिटरली आगे नहीं बढ़ोगे। आपके पास बहुत ओपनर्स हैं पड़े हुए, आपने ओपनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा किया है, मिडिल ऑर्डर है जिस पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है, अभी तक आप उसमें फ्लॉप हो। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से इस टेस्ट मैच का नतीजा बहुत अहम होने वाला है। बहुत सारे करियर जो हैं वो दाव पे जरूर लगे हुए थे। दूसरे टेस्ट मैच के बाद मेरे ख्याल से वो हमारे यहाँ होता यही है कि वो आप एक टेस्ट मैच या एक मैच जीत जाएं तो पिछली जितनी गलतियां वो सारी जो हैं वो धुल जाती हैं। लेकिन इस मौके पर जाने से पहले पाकिस्तान की वाइट बॉल कैंपेन के बारे में ज़रूर बात करनी है। कप्तान को लेकर एक सवाल जो है वो ज़रूर बहस हो रही है, उस पर हमने भी बहुत सारे अंदाजे लगाए हैं। अवैस ने भी खैर एक नाम लेकर वो हमसे पूछते रहे हैं बार बार, काफ़ी नाम इसमें शॉर्टलिस्ट भी हुए, काफ़ी ऐड भी होते रहे। तो सबसे पहले तो सना मीर, आप क्या समझती हैं, कोई खबर ऐसी है आपके पास, कोई नाम हो जहन में जो आप अवैस की तरह कोई अंदाजा लगाना चाहें कि वाइट बॉल क्रिकेट किस तरफ जा रही है पाकिस्तान? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई खबर तो नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी सारा फोकस मेरा वुमेन्स वर्ल्ड कप के ऊपर था, तो मैंने कोई किसी से बात नहीं की है। पर जो ओवरऑल एक रुझान नज़र आ रहा है उसमें नज़र यही आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान की एक ओवरऑल डिस्कशन ज़्यादा नज़र आ रही है, और सेंस भी बनेगी कि अगर आप वनडे में समझते हैं उनको लाना, इवन टेस्ट में भी आप देख सकते हैं, बट वनडे में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, जो उनका रोल रहा है टीम के अंदर, अगर बाबर को आपने नहीं देनी तो एक वो फैक्टर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि शाहीन को भी अब आप वापस नहीं ला सकते, और शादाब को भी अभी देखना पड़ेगा, इवन दो कि एज अ कैप्टन बड़े सक्सेसफुल रहे हैं इस साल में, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए चैम्पियंस कप भी जीता, PSL भी जीता, पर अगर अपनी परफॉर्मेंस और अपनी जगह की बात की जाए तो वहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर है।
तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान का नज़र आता है। फ़खर जमान बेचारे तो बोल के अब ऑब्वियसली साइडलाइन हो गया। साइडलाइन होंगे, जिसका मुझे अफसोस है। हमने देखा जुनेद खान बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे पाकिस्तान के, उनके साथ भी ऐसा हुआ। और जो ज़रा सच ज़्यादा बोलते हैं और ऊंचा बोलते हैं वो जल्दी फंस जाते हैं, तो उसका मुझे दुख ज़रूर होगा अगर फ़खर के साथ कुछ होता है यहाँ पर, जबकि मतलब वो अपनी एक राय देना चाह रहे थे। और जनरली प्लेयर कभी भी पब्लिक एरिया में तभी आते जब उनको अंदर सिस्टम के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए। तो इसके ऊपर ज़रूर नज़र दौड़ानी चाहिए इससे पहले कि उनको शो कॉज नोटिस दिए जाए और उनके ऊपर एक सख्त किस्म के फैसले किए जाए। तो मेरी टॉप लीडरशिप से ज़रूर ये दरख्वास्त होगी कि ये देखें कि उस प्लेयर को इतना फ्रस्ट्रेट करके इस मौके तक लायक क्यों है। हमारे तो पीटीवी के भी कप्तान है, तो हम तो खैर कहेंगे कि फ़खर ज़मान जरा अच्छा, मुझे ये वाली एंगल नहीं है, बट मैं वैसे एज ए प्लेयर नहीं। और कप्तान इतना कप्तान स्मार्टली प्ले करती है ना कि कप्तान ने कहा मेरे पास खबर भी नहीं है, रिजवान का नाम चल भी रहा है और साथ ही साथ शादाब का नाम भी दे दें, कहीं ना कहीं कागज के ऊपर लिखा हुआ है। शादाब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये जो वो जो एक मैजिकल डिलीवरी है ना वो साथ जरूर फेंकी। बट बहुत शुक्रिया सना मीर, आप हमें ज्वाइन करी थी। वैसे आपका बहुत शुक्रिया अबू बकर, थैंक यू वेरी मच कि आप भी हमें ज्वाइन कर रहे थे। मेरे ख्याल से वाइट बॉल का कप्तान हो या तीसरा टेस्ट मैच हो, तमाम तर नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हैं और मेरे ख्याल से भी रहेंगी, क्योंकि आने वाले कुछ महीने बड़े अहम होने वाले हैं। चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर शान मसूद भी एज अ कप्तान जो उनको एक सपोर्ट दी गई है, मेरे ख्याल से एक तसलसल बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि फिर अगर इससे ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हुई फिर वो जुड़ती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन फाइनली मुझे लगता है दूसरा टेस्ट मैच आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ज़रूर है। लगता यही है कि चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।